नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वार्षिक परीक्षा कक्षा 8वीं की तैयारी के लिए हम लेकर के आए हैं अभ्यास प्रश्न पत्र क्रमांक 2। इसके पहले भी गणित विषय के अभ्यास प्रश्न पत्र आपको उपलब्ध करवा चुके हैं पूर्ण हल सहित। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। इस वीडियो में जो प्रश्न पत्र का स्वरूप है उसके अकॉर्डिंग प्रश्नों का समावेश किया गया है और उनका पूर्ण हल भी समझाया गया है। तो वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन यदि आपको गणित विषय के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझना है तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। यह प्रश्न पत्र होगा 60 अंक होगा और इसे हल करने के लिए समय होगा 2.5 घंटे। सबसे पहले आपको प्रश्न 5 आएंगे बहुविकल्पीय, है ना। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के प्रश्न होंगे बहुविकल्पी प्रश्न और इनमें प्रत्येक प्रश्न का अंक होगा 1। परिमेय संख्या के लिए गुणात्मक तत्समक है। ए ऋण 1, बी 0, सी 2, डी 1। तो परिमेय संख्या के लिए गुणात्मक तत्समक होता है 1, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 2, संख्या 23 के घन का इकाई का अंक होगा। ए 7, बी 3, सी 6, डी 9। देखिए संख्या 23 है और इसके घन का इकाई अंक हमें बताना है। देखिए इकाई अंक क्या है, 3 है और 3 का हम घन निकालते हैं। घन आने उसी संख्या का आपस में 3 बार गुणा, तो 3 3 9, 9 27। 27 में इकाई अंक क्या है, 7 है ना। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3, एक पदी युग्म -3a और 5a का गुणनफल होगा, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए गणित में जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं इनको भी हल करना होगा, यानी ऋण 3a में 5a का गुणा करते हैं। देखिए ऋण 3 का गुणा करेंगे 5 में, कितना आ जाएगा, ऋण 15, ठीक है ना। और a का गुणा a में करते हैं तो गुणा करने पर इनकी घातांक जुड़ जाती है, 1 और 1 2। तो उत्तर क्या आ जाएगा, ऋण 15a वर्ग, यानी विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना। ध्यान रखिएगा, कई बच्चे पढ़ने में गलती कर जाते हैं और फटाफट उत्तर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। प्रश्न को पहले समझना है कि पूछा क्या गया है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है उनके इकाई के स्थान पर ध्यान रखिएगा 2, 3, 7 और 8 आता है ना। यानी यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 और 8 आता है तो ये संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। हम देख रहे हैं कि विकल्प डी में 8 विद्यमान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 8 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5, 3 की घात 0 का मान होगा। अब यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि संख्या कोई सी भी हो, है ना, यदि उसकी घात 0 होती है तो उसका मान सदैव 1 ही होता है ना। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में आपको प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक के जो प्रश्न आएंगे वे आएंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए और इनमें भी प्रत्येक प्रश्न का होगा 1 अंक। ठीक है, प्रश्न 6 है, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है, कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है ना। प्रश्न 7, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। देखिए सिक्के में 2 पक्ष होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल, ठीक है ना। तो हेड और टेल यानी चित्त और पट, ये 2 हिंदी में बोलते हैं नाम है, तो 2 में से एक ही होगा, तो प्रायिकता कितनी जाएगी, 1/2, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किसी बर्तन में भरी गई वस्तु की मात्रा उसकी कहलाती है, क्या कहलाती है, धारिता, है ना। क्या कहलाएगी, धारिता कहलाती है। अगला जो प्रश्न है, माल और सेवा कर का संक्षिप्त रूप क्या है। तो माल और
सेवा कर का संक्षिप्त रूप है जीएसटी। क्या है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। प्रश्न 10, बट्टा किसी वस्तु के किस मूल्य पर दी जाने वाली छूट है? तो बट्टा हमेशा क्या होता है? वस्तु के अंकित मूल्य पर दिया जाता है, फेस वैल्यू, है ना? अंकित मूल्य, फेस वैल्यू, यानी जिसे एमआरपी भी कहा जाता है, ठीक है ना? तो अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट को हम बट्टा कहते हैं। अगला प्रश्न है, अब देखिए प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक आपको आएंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुत छोटे प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न के होंगे 2 अंक, है ना? प्रश्न छोटा जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 11 है, 25 विद्यार्थियों में 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं? देखिए अब यहां पर पूछा गया है कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं, सिर्फ हमें पूछा गया है प्रतिशत, संख्या नहीं पूछी गई, ये ध्यान देना है। तो ऐसे विद्यार्थी जो गणित में अच्छे नहीं हैं, तो देखिए कुल होता है 100%। कितना होता है? कुल होता है 100%। अब इसमें से 72% अच्छे हैं, ये माइनस कर देंगे, तो बाकी जो बचे हुए हैं वे गणित में अच्छे नहीं होंगे, है ना? तो 100 में से हम 72 माइनस करते हैं, कितना आता है? 28%। ये आपका आंसर हो जाएगा कि 28% विद्यार्थी जो है गणित में अच्छे नहीं है। अब यहां पर संख्या नहीं पूछी है, यदि संख्या पूछी होती तो इस 25 का उपयोग होता, अब यहां पर इस 25 का कोई उपयोग नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न को समझें और हल करें। अगला जो प्रश्न है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हों, ठीक है ना? भुजा आपको दी गई है, बाह्य कोण की माप ज्ञात करनी है। तो यहां पर सूत्र हो जाएगा कि प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर 360 डिग्री बटे भुजाओं की संख्या, ठीक है ना? तो यहां पर अगली स्टेप आ जाएगी 360 डिग्री बटे भुजाओं संख्या कितनी दी है? 9। 9 लिख दिया, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, काट देंगे, 9 चौक 36, शून्य के शून्य, यानी यहां पर प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी हो जाएगी? 40 डिग्री, ठीक है ना? अगला प्रश्न है, संख्या आप देख रहे हैं, इस संख्या को मानक रूप में लिखिए, ठीक है ना? अब मानक रूप लिखना है तो ध्यान दीजिएगा कि संख्या ये 1 से बड़ी है। 1 से बड़ी मतलब क्या है? कि दशमलव के दाईं ओर संख्या नहीं है, ठीक है ना? तो जब दाईं ओर संख्या नहीं है तो दशमलव अंत में है, ऐसा माना जाता है। तो देखिए मानक रूप लिखने मतलब होता है कि दशमलव के बाईं ओर केवल एक अंक होना चाहिए, ठीक है ना? तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस संख्या का मानक रूप इस प्रकार लिखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक छोड़ के हमने लगाए दशमलव, यानी 1.524 गुणा, ठीक है ना? अब 10 लिख देंगे, अब 10 की घातांक कितने लगाएंगे, यानी मान के चलते हैं कि दशमलव अंत में है, तो यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 8 अंकों को छोड़ के हम बाईं ओर दशमलव लगा रहे हैं। तो जब बाईं ओर जाते हैं तो घातांक आती है धनात्मक, तो यहाँ 8 घातांक आ जाएगी, और जब दशमलव दाईं ओर जाता है तो वहां पर घातांक होती है ऋणात्मक। ये ध्यान देना है, मानक रूप में दशमलव के बाईं ओर केवल एक अंक होता है, ये इसका मानक रूप है, ठीक है? अगला प्रश्न है, समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए, इसको यहां पर a लिख देंगे या फिर x लिख सकते हैं, ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी यहां पर जो है चर राशि आ सकती है, ए से लगा करके जेड तक का कोई भी लेटर आ सकता है, ठीक है? देखिए जब यहाँ पर दोनों तरफ इस प्रकार से भिन्न रूप में कोई भी समीकरण हल करने के लिए कहा जाएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका हम करेंगे तिर्यक गुणा, तिरछा गुणा, यानी 5 गुणा करेंगे a ऋण 5 में और 3 का गुणा करेंगे a ऋण 3 में। तो 5 गुणा करते हैं, इसे हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, 5 कोष्टक लिख लिया a ऋण 5 ताकि गलती न हो, बराबर 3 का गुणा करेंगे a ऋण 3 में, ठीक है ना? 5 गुणा a में किया, ये हो गया 5a ऋण
5 गुणा 5 में किया तो हो गया 25 बराबर 3 के गुणा ए में किया 3a माइनस है माइनस लगा दिया 3 का गुणा 3 में करते हैं 3 दिया 9। अब ये समान पद होते ना है ना जैसे 5 है और 3 है ये समान पद कहलाते हैं ठीक है। तो इनको क्या करेंगे किसी एक पक्ष में हम स्थानांतरित कर देते हैं और पक्ष बदलने पर इनके चिन्ह बदल जाते हैं यानी यहाँ पर हो जाएगा 5a ये धन है इसका हो जाएगा ऋण 3 बराबर ये ऋण 25 है इसका पक्ष बदलेंगे ये हो जाएगा धन 25 ऋण 9 ठीक है। 5a में से 3a माइनस करते हैं बचता है कितना 2a बराबर 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो आएगा 16। अब a का मान ज्ञात करना है a के साथ में 2 गुणा क्रिया कर रहा है कोई चिन्ह नहीं मतलब गुणा क्रिया हो रही है पक्षांतर करने पर यह करेगा भाग की क्रिया भाग यानी इस प्रकार से बटे में चला जाएगा। अब 2 से हम 16 को डिवाइड कर देंगे काट देंगे तो 1 कम 2 2 8 16 यहाँ a का मान कितना आ जाएगा 8 ये आपका हो जाएगा आंसर है ना a इज इक्वल टू 8 ठीक है। यहाँ x भी आ सकता है y भी आ सकता है p भी आ सकता है। चलिए अगला प्रश्न है निम्न द्विपदों का गुणा कीजिए। अब देखिए यहाँ द्विपद है आपस में गुणा करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको लिख लेंगे 5 ऋण 2x ठीक है ना बीच में कोई चिन्ह नहीं है इसका मतलब है गुणा है इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब द्विपदी का द्विपदी में गुणा करते हैं क्या होता है कि पहले जो द्विपदी है इसका पहला पद हमने लिया 5 और इसका गुणा करते हैं दूसरे द्विपद में यानी 3 धन x में इस प्रकार से ठीक है ना। फिर लेंगे दूसरा पद ऋण 2x और इसका गुणा भी इसमें किया जाएगा 3 धन x में ये लिख लिया बस। अब सामान्यतः जैसे गुणा करते हैं वैसे करना है 5 गुणा किया 3 में कितना आएगा 15 धन 5 गुणा करेंगे x में ये हो जाएगा 5x ऋण 2x गुणा करेंगे 3 में हो जाएगा 2 दिया 6x। अब ध्यान दीजिएगा जब कोष्टक के पहले ऋण का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा धन है तो ऋण हो जाएगा और ऋण हो तो धन हो जाएगा। अब 2x का हम गुणा करेंगे x में ये हो जाएगा 2x वर्ग ठीक है ना x गुणा हमने x में किया तो वर्ग हो गया क्योंकि जिसकी घातांक 1 होती है ना और गुणा क्रिया होती है तो घातांक जुड़ जाती है। यहाँ पर कोई घातांक नहीं मतलब एक घातांक मानी जाती है तो x का गुणा x में करेंगे x घातांक 2 हो जाएगी ठीक है। अगली स्टेप है 15। अब देखिए यहाँ पर एक धन है एक ऋण है ना तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे और चिन्ह लगाएंगे बड़ी संख्या का। यहाँ पर ऋण का चिन्ह है बड़ी संख्या वाला ऋण लगा दिया 6x में से 5x घटाएंगे बचेगा 1x और गुणांक हम 1 लिखते नहीं है हम लिखेंगे x माइनस 2x वर्ग ठीक है ना ये इसका हो गया गुणनफल। अब आगे इससे हल नहीं कर सकते हैं बस ये हमारा गुणनफल यहाँ पर हो गया है ये हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है ना। अब इसको चाहें तो आप घातांकों के घटते क्रम में लिख सकते हैं इसको लिखेंगे हो जाएगा ऋण 2x वर्ग ऋण x धन 15 इस प्रकार भी लिखा जा सकता है ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 500 रुपए अंकित मूल्य की वस्तु को 450 रुपए में बेचा जाता है पट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए ठीक है ना। तो देखिए यहां पर हमें दिया हुआ है कि अंकित मूल्य कितना है 500 रुपया है और बेचा जाता है मतलब विक्रय मूल्य कितना है 450 रुपया है। हमें बट्टा ज्ञात करना है तो पहले हम क्या करेंगे बट्टा ज्ञात कर लेंगे और फिर ज्ञात करेंगे बट्टा प्रतिशत। तो बट्टा बराबर क्या हो जाएगा अंकित मूल्य है ना ऋण विक्रय मूल्य ठीक है ना। यानी अंकित मूल्य में से हम क्या करेंगे विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो निकल के आ जाएगा बट्टा। अब अंकित मूल्य कितना है 500 रुपया है विक्रय मूल्य कितना है 450 रुपया है माइनस किया बट्टा आ गया 50 रुपया कितना आ गया 50 रुपया बट्टा आ गया। लेकिन हमसे पूछा गया है बट्टा प्रतिशत तो यहां पर हम लिख देंगे बट्टा प्रतिशत बराबर। अब देखिए बट्टा कितना मिल रहा है 50 रुपया इतने पर अंकित मूल्य भाषा दिया जाता है तो बटे 500 ठीक है ना। हमें याद करना है प्रतिशत इसलिए हम क्या करेंगे 100 का गुणा कर देंगे
इस प्रकार से ये शून्य से ये शून्य काट देंगे, इससे ये शून्य कट जाएगी, 5 एकम 5 और शून्य के शून्य, इन्हें बट्टा प्रतिशत कितना आ जाएगा 10। आंसर आ जाएगा कि बट्टा जो है वह 10% है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हल कर लेते हैं। अब इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक आपको आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। ये प्रश्न 3 अंक वाले होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न जो है 3 अंक का होगा। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर प्रश्न क्रमांक 17 है, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। देखिए पाइथागोरस त्रिक होती है, उसमें क्या होता है 3 पद होते हैं ना त्रिक में, 2m m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1। अब 3 पदों में से हम क्या करेंगे, यहाँ संख्या को देख करके हम इनमें से कौन सा पद लेना है ये लेंगे, ये ध्यान रखना है ना। हम देख रहे हैं कि 12 किसी का वर्ग नहीं है, एक घटाने पर एक जोड़ने पर भी, तो यहां पर हम ले लेंगे 2m बराबर 12। ठीक है, इसलिए m बराबर कितना आ जाएगा 12/2, 2 से डिवाइड करेंगे 12 को तो जाएगा m बराबर 6। ठीक है ना। अब ये हो गया। अब हम लेंगे m वर्ग धन 1, m वर्ग धन 1, m का मान कितना है 6, तो 6 वर्ग धन 1, 6 का वर्ग 36 धन 1, 36 और 1 हो गया 37। ठीक है ना। अब इसके बाद में m वर्ग माइनस 1, m कितना है 6, 6 का वर्ग 3 1, 6 का वर्ग कितना हो गया 36 माइनस 1, 36 में 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा 35। तो अतः अब यहां पर जो है पाइथागोरस क्या हो जाएगा, अतः पाइथागोरस है ना त्रिक क्या है क्या, हम देख रहे हैं 12, 35 और 37 है। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 512 घन सेंटीमीटर आयतन वाले एक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि यहां पर जो भुजा की बात कही गई है ती घन है ना। ठीक है, आयतन वाले एक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। अब घन दिया हुआ है तो उसकी एक भुजा की माप ज्ञात करनी है हमें, तो क्या करना होगा कि जो दिया गया है आयतन इसका निकालना पड़ेगा घनमूल। भुजा की माप बराबर क्या आ जाएगा घनमूल, 512 का क्या आ जाएगा घनमूल हमें निकालना होगा। ठीक है, अब जो आंसर आएगा वह एक भुजा की माप हो जाएगी। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि 512 का निकालते हैं घनमूल। अब यहाँ अभाज्य गुणनखंड करेंगे 512 का, है ना। तो देखिए 2 का भाग लगाते हैं, तो 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंजे 10 और 2 छंकी 12। इसी प्रकार से 2 भाग लगाते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 आठी 16, 2 छंकी 12, 2 चौके 8, 2 का भाग लगाया हमने 32 बार, फिर 2 का लगाते हैं तो 16 आएगा, 2 आठे 16, फिर 2 का 4, 2 का लगा 2 एकम 2 और 2 एकम 2। ठीक है ना। अब हमें निकालना है घनमूल, तो सबसे पहले क्या करेंगे ये 512 के जो अभाज्य गुणनखंड है ना इनको लिख लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार लिखना है 2 को, इस प्रकार से ना गुणा। देख लिया। अब इसका निकालना हमें घनमूल, तो यहाँ लिख देंगे 512 का घनमूल, यहाँ करने का 3 आ जाएगी, है ना। तो मतलब इसका क्या हुआ कि 3 अभाज्य समान अभाज्य गुणनखंडों के हम समूह बनाते हैं, समान अभाज्य गुणनखंडों के 3 के समूह बनाते हैं और इन समूह में से एक एक गुणनखंड हम बाहर निकाल लेते हैं और इनका आपस में कर देंगे गुणा। तो कितना जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा एक भुजा के माप 8 सेंटीमीटर। अगला जो प्रश्न है एक जैकेट का 20% बट्टा देने के बाद 1120 रुपए में बेची जाती है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए अंकित मूल्य का सूत्र है अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 ऋण प्रतिशत बट्टा। ध्यान दीजिए ये हो गया आपका प्रतिशत बट्टा, मान रख देंगे, बहुत आसान सवाल है। देखिए विक्रय मूल्य कितना हो गया
1120, ये लिखा हमने 1120 गुणा 100, ठीक है ना, बटे 100 ऋण बट्टा प्रतिशत कितना है 20, ये लिख दिया हमने 20, ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा 1120 गुणा 100 बटे 100 में से 20 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 80, ठीक है। अब इसको आगे हल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब ये शून्य से ये शून्य कट गई है ना, अब ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, ये 4 दूनी 8 बचा कितना 3 32 हो गए, तो 4 8 32, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 14 गुणित 100 बराबर 1400, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1400 रुपया, आंसर आपका ये अंकित मूल्य हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अगला प्रश्न है x वर्ग धन 7x धन 12 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि त्रिभुज व्यंजक है और इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। इसमें कितने पद हैं, इसमें है 3 पद, ठीक है ना, और इसमें अधिकतम घातांक 2 है, ठीक है। तो ऐसे जो व्यंजक होते हैं उनके गुणनखंड ज्ञात करने को क्या करेंगे कि जो मध्य पद है बीच वाला पद, इसको हम 2 टुकड़े बांटते हैं, ए और बी, ठीक है। अब 2 टुकड़े बांटने का मतलब क्या होगा कि यहां पर क्या करना है, देखना है तीसरा पद लास्ट में, ठीक है ना, लास्ट में तीसरा पद देखना है। तो इन 2 टुकड़ों का यानी 2 का गुणा क्या करने पर कितना आएगा 12, यानी हम ऐसी 2 संख्या लेंगे कि उनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, और धन का चिन्ह है, इसका मतलब यह है कि इन दोनों ही संख्याओं का गुणा करेंगे तो 12 आएगा और इनको जोड़ेंगे तो 7, ठीक है ना, यह धन का चिन्ह है तो जोड़ना है, और यदि यह माइनस आ जाता है तो क्या करना है घटाना है, ये दोनों चीज एक साथ लागू होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, सुन लीजिए फिर से कि मध्य पद के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे, यानी ऐसे 2 संख्या लेंगे कि उनका गुणा करने पर दोबारा आ जाए और धन का चिन्ह है तो उनका जोड़ करने पर 7 आ जाए, ठीक है। अब ऐसी संख्या कौन सी है, तो ऐसी संख्या हो रही है 4 और 3, यानी ए का मान 4 है, बी का मान 3, देखिए 4 3 12, 4 और 3 7, तो इसे हम क्या करेंगे यहां पर लिख देंगे x वर्ग धन, है ना। अब 4 धन 3 इस प्रकार से लिख लेंगे ताकि आपको और सरलता हो जाएगी समझने में, ये 2 टुकड़े कर लिए हमने, धन 12, ठीक है ना। अब x वर्ग धन, x गुणा इसमें करते 4 में तो 4x धन 3x, ये होंगे आपके पास 4 पद। अब 2 पद हम लेंगे और इनमें जो कॉमन है यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसको बाहर निकाल लेंगे, है ना। तो देखिए यहां पर देख रहे हैं x दोनों पाया जा रहा है, ये उभयनिष्ठ है, इसको बाहर निकाल लिया, x वर्ग में 1 से भाग लगाते हैं तो आएगा कितना x धन 4x में 1 से भाग लगाएंगे तो 4 आता है ना। इस प्रकार से देखिए ये 4x ने 1 से भाग लगाया कट गया तो कितना है 4, इसी प्रकार x वर्ग मतलब क्या होता है x गुणा x, अब इसमें भी 1 से भाग लगाएंगे तो कितना उत्तर जाएगा x आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया धन। अब देखिए इसमें 3 और 12 का हम निकालते हैं एचसीएफ, है ना, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालते हैं, 3 आता है तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12, अब 3x में 3 का भाग लगाया x आ जाता है धन 3 चौके 12। अब देखिए यहां से ये चिन्ह है धन का हो सकता है ऋण का हो सकता है जो भी है ना, तो यहां से 2 पद बन गए हैं, गुणा के रूप में कितना लंबा भी पद हो वही पद कहलाता है। अब दोनों पदों में हम देख रहे हैं कॉमन क्या है x धन 4 है ना, तो जो कॉमन पद है उसको हमने बाहर निकाल लिया, कॉमन यानी उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ भी कहा जाता है। अब बचा क्या x धन 3, ये उसके हो गए गुणनखंड, तो ये आपका आंसर आ जाएगा x धन 4 गुणा x धन 3, ठीक है ना। तो यहां पर x वर्ग धन 7x धन 12 इस बीजी व्यंजक के गुणनखंड होंगे x धन 4 गुणा x धन 3, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए समांतर चतुर्भुज PQRS में कोण R बराबर 80 डिग्री हो तो अन्य सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर आपको दिया है समांतर चतुर्भुज,
तो समांतर चतुर्भुज की एक विशेषता ये होती है कि इसके सम्मुख कोण होते हैं वे बराबर होते हैं। सम्मुख यानी आमने सामने कोण। यहाँ देख रहे हैं कि कोण आर के सम्मुख क्या है, कोण पी है। ये दोनों कोण बराबर होंगे, ठीक है ना। तो यह लिखना होगा कि चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण पी का मान कितना हो जाएगा, कोण आर के बराबर। तो हो गया कोण पी बराबर 80 डिग्री, ठीक है ना। अब दूसरा जो इसका गुणधर्म है वह यह है कि समांतर चतुर्भुज के संगत कोण पूरक होते हैं। कौन से कोण, संगत जो कोण होते हैं वे क्या होते हैं, समपूरक होते हैं, सॉरी, है ना। समांतर चतुर्भुज के संगत कोण क्या होते हैं, वे समपूरक होते हैं। अब संगत कोण किसे कहते हैं, देखिए जिनमें एक भुजा कॉमन होती है। तो ये देखिए यहां पर कोण आर और कोण क्यू ये दोनों संगत कोण हैं। कोण पी और क्यू ये भी संगत कोण कहलाते हैं। कोण पी और एस ये भी संगत कोण कहलाते हैं, क्योंकि इन दोनों कोणों की उभयनिष्ठ भुजा एक है ना, कम से कम एक भुजा इनकी उभयनिष्ठ है, इसलिए क्या कहलाएंगे ये संगत कोण। तो संगत कोण हमेशा क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि कोण आर धन कोण क्यू, है ना, ये कोण और ये कोण तो इन्हें क्या हो गए, संपूरक हो गए हैं। संपूरक का मतलब होता है कि दोनों कोणों का योग होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। लिख दिया हमने कि कोण आर धन कोण क्यू बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया है। तो कोण आर हमें दिया हुआ है, कितना दिया, आर 80 डिग्री दिया हुआ है ना। धन कोण क्यू बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। तो यहां पर कोण क्यू बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, है ना। तो यह कोण क्यू बराबर 100 डिग्री, ठीक है। अब कोण क्यू होगा 100 डिग्री, तीन कोण निकल चुके हैं, ठीक है ना। एक पी आ गया, आर आ गया, क्यू आ गया। अब निकालना हमें एस, क्या निकालना है, एस। देखिए ये निकल गया, सम्मुख कोण बराबर हो गए, ये हो गया 80 डिग्री का। अब देख रहे हैं कि कोण पी और कोण एस ये दोनों संगत कोण है ना। कोण पी और कोण ए क्या है, संगत कोण है। लिख देंगे जैसे ऊपर लिखा है कि कोण पी और कोण एस, है ना, ये भी संगत कोण है। तो संगत कोण होते संपूरक, संपर्क मतलब होता है दोनों कोणों योग होगा 180 डिग्री। यहां ले देंगे इसी प्रकार से ये हो जाएगा ना, इसी प्रकार से। अब देखिए यहां पर कोण पी का मान कितना निकाला हमने, 80 डिग्री। तो यहां पर हम लिख देंगे 80 डिग्री धन कोण एस बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। इसलिए कोण एस बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 100 डिग्री, है ना। इस प्रकार से देखिए हमने कि ये जो चारों कोण हमारे कितने, अन्य कोण निकालना था। तो कोण P बराबर हमने निकाल लिया 80 डिग्री, ठीक है ना। कोण Q बराबर निकाल लिया हमने 100 डिग्री और कोण S बराबर जाएगा 100 डिग्री। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, पाई चार्ट में आपको सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। अब इस पाई चार्ट को पढ़ना है और नीचे ये प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर आपको लिखना है। बहुत सिंपल है। पहला प्रश्न है कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है। तो आपको देखना है, ये लिखा नहर है और इसके द्वारा जो भूमि सींची जा रही है वो कितनी है, 46%। तो यहां पर इसका जो आंसर है कितना आ जाएगा, 46%, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है। अब आपको देखना होगा कि 17% कहां पर है। हम देख रहे हैं 17% ये टैंक के माध्यम से सींची जाती है, यहाँ लिख देंगे हम टैंक, है ना। तीसरा प्रश्न है ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है। देखिए ये लिखा ट्यूबवेल और इसके द्वारा सींची जाने वाली भूमि कितनी है, 25%। तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा, 25%, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पाई चार्ट को पढ़ करके जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अब अगला प्रश्न आ रहा है दीर्घ उत्तरी प्रश्न, है ना। इन्हें प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक आपको आएंगे, दीर्घ उत्तरी प्रश्न आएंगे और बड़े आएंगे और ये प्रश्न होंगे 5 अंक वाले, है ना। ठीक है, एक कार एक स्थान तक, है ना,
एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा? देखिए, एक कार है, वह यदि 60 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चल रही है, तो वह जो गंतव्य स्थान है वहां तक पहुंचने में 2 घंटे का समय ले रही है। अब देख रही है, यदि चाल उसकी बढ़ा दी जाए, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए, तो कितना समय लगेगा? तो देखिए, यहाँ पर जब चाल बढ़ा देंगे, है ना, तो समय कम लगेगा। तो हम देख रहे हैं कि पहले चाल कम थी तो समय अधिक लग रहा था, अब चाल बढ़ जाएगी तो समय कम लगेगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कौन सा समानुपात है, ये ध्यान रखना है। जब एक का मान बढ़े, एक का मान घटे, है ना, एक का मान घटे, दूसरे मान बढ़े, ऐसी जो परिस्थिति होती है वह कहलाती है प्रतिलोम समानुपात, यानी व्युत क्रमानुपाती विचरण। ठीक है। अब देखिए, इसको हल कैसे करेंगे। यहां पर दो वाक्य हैं, पहले वाक्य से आपको निकलेगा x1 और y1। अब यहां पर देखिए, पहली संख्या आ रही हो x1 हो जाएगी, यानी ये हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। दूसरा 2 घंटे, ये दो चीजें आपको मिलेगी। इस प्रकार सवाल आएंगे तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से आपको दो चीज मिलेगी। अब दूसरे वाक्य में दो में से कोई एक मिलेगी, है ना। तो यहां देख रहे हैं 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी हमको मिला है x2। टू इसलिए है कि सेकंड लाइन है, यानी वाक्य नंबर 2 है। ठीक है ना, वाक्य नंबर 2 है इसलिए 2 लिखा हुआ है। तो यहां पर आ गया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, ये हमें ज्ञात करना है, यहां लिख सकते हो n घंटे। ओके। अब देखिए, कार की चाल जो अधिक होगी तो समय स्वाभाविक रूप से कम लगेगा। तो ऐसी परिस्थिति कहलाती है प्रतिलोम समानुपात। अब प्रतिलोम समानुपात होगा तो क्या करेंगे, देखिए यहां पर हम लिख लिया, तो लिखेंगे x1 बटे x2। ठीक है ना। प्रतिलोम यदि है तो इसको उल्टा कर देंगे, यानी y2 बटे y1 कर देंगे। ठीक है, बस अब मान रख देंगे, तो यहां हो जाएगा 60 बटे 80 बराबर y2 में ज्ञात करना है, n लिखा हुआ है, और y1 लिखा है 2। ठीक है, मान रख लिया। अब बहुत आसान है, देखिए अब क्या करें हम, तीरे गुणा कर लेंगे, n का गुणा करेंगे 80 में, तो हो जाएगा 80n बराबर 60 गुणा 2। ठीक है ना। तो n बराबर हो जाएगा 60 गुणा 2 बटे 80। ये शून्य से हमने शून्य कैंसिल कर दिया। ठीक है ना। अब इसे हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यह कितना आ जाएगा, n बराबर 3 बटे 2 घंटे। ठीक है ना। अब इसे हम आगे कर सकते हैं। अब 3 बटे 2 घंटे यदि है ना, और इसे हम घंटे और मिनट लिखेंगे तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। ये 60 का हमने गुणा कर दिया। ठीक है, ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 0। यदि हम बात करें मिनट में, तो यहां पर ये आपका हो गया मिनट, यानी 90 मिनट। ठीक है ना। अब 90 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा और 30 मिनट। ठीक है, इतना करना सकता नहीं, यहां भी आपका उत्तर आ सकता है, बस ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ये 3 बटा 2 घंटा, ये भी सही है। लेकिन आगे यदि हल करेंगे तो इस प्रकार से आगे भी हल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 24। किसी कमरे के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 40 टाइलें हैं। प्रत्येक के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। ₹2 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय मतलब खर्च, एक्सपेंस ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें दिया हुआ है समचतुर्भुज और उसकी जो टाइल है उसके विकर्ण दिए हैं 24 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि उस जो समचतुर्भुज के आकार की जो टाइल है उसका निकालेंगे हम क्षेत्रफल। उसका सूत्र है 1/2 गुणित विकर्णों का गुणनफल, यानी d1 d2, है ना, पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। तो यहां पर 1/2 गुणित पहला विकर्ण कितना है 24 गुणित दूसरा विकर्ण, काट देंगे इसको।
तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ये आएगा 12 गुणित 21, गुणा करते हैं 12 एकम 12 के 2 हासिल का 1, 12 दूनी 24 और 1 25। ये हो गया 252 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है, ठीक है। ये हो गया एक टाइल का क्षेत्रफल। अब यहां पर कितनी टाइल है? 40 टाइलें हैं, इसलिए 40 टाइलों का क्षेत्रफल, ठीक है ना। 40 टाइलों का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। तो एक से अनेक हम क्या करते हैं? गुणा क्रिया करते हैं, यानी एक टाइल का क्षेत्रफल है 252 वर्ग सेंटीमीटर, इसमें हम 40 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए शून्य है, ऐसे मिल गया शून्य, 2 चौके 8, है ना, ठीक है ना। 4 पंजी 20 के शून्य हासिल के 2, 4 दूनी 8 और 2 10, ये 10,080 वर्ग सेंटीमीटर इसका हो गया क्षेत्रफल, ठीक है। अब क्या कहा गया है, देखिए कितना हो गया है, क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है। अब पूछा गया है कि 2 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय कितना आएगा, है ना। तो देखिए यहां पर पॉलिश का व्यय, है ना, पॉलिश करने का जो खर्च है ना, पॉलिश का खर्च कितना आ जाएगा? देखिए 1 वर्ग सेंटीमीटर का कितना है? 2 रुपया है। तो यहां पर कुल है 10,080 वर्ग सेंटीमीटर, इसमें 2 का गुणा कर देंगे, है ना। तो 2 शून्य शून्य, 2 आठे 16 के 6 हासिल का 1, 2 शून्य शून्य और 1 हो गया, 2 शून्य शून्य, 2 एकम 2। तो यहां पर हो जाएगा 20,160 रुपये खर्च, ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। कितना आ जाएगा? 20,160 रुपये, ये पॉलिश कराने का व्यय हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है संख्या 1989 में न्यूनतम संख्या कौन सी घटाई जाए, क्या घटाई जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए जब भी किसी संख्या में घटाने का या जोड़ने का कहा जाता है तो ध्यान रखिएगा, और पूर्ण वर्ग की बात हो रही है ना, तो वहां पर हम जो है भाग विधि के द्वारा, है ना, वर्गमूल निकालने की प्रक्रिया करते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 1989 का निकालेंगे वर्गमूल भाग विधि के द्वारा, ठीक है ना। दाहिनी ओर से हम दो दो अंकों के जोड़े बना लेते हैं, ठीक है। अब ऐसी संख्या लेंगे कि उसका वर्ग 19 से ज्यादा नहीं हो, वर्ग ध्यान रखिएगा। जैसे 1 का वर्ग 1, है ना, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, ठीक है ना। तो यहां पर देख रहे हैं कि 4 का वर्ग कितना है? 16 है, और 5 का वर्ग 25 है, जो इससे अधिक हो रहा है। तो हम लेंगे 4 का वर्ग, यानी 4 यहां लिखा, 4 यहां लिख लिया, 4 चौके 16, ठीक है। और लाइन खींच दी, 19 में 16 घटाते हैं 3 बचता है, 4 लिखा है तो 4 इसको जोड़ देंगे यहां पर। अब यहां पर क्या है? 8 के जो दाहिनी ओर है ना, ये खाली स्थान है, यानी यहां पर ऐसा कौन सा अंक लिखेंगे ताकि इसका इसमें गुणा करने पर इस संख्या से अधिक न हो। चलिए घटा दिया। अब ये जोड़ा ऐसा उतार लेते हैं। तो अब क्या करना है? 8 के जो दाहिनी ओर खाली स्थान है, यहाँ ऐसा कौन सा अंक लिखें कि जिसका इसमें गुणा करेंगे तो गुणनफल इससे अधिक न हो। मान लिया कि हमने 7 लिखा है, तो इसमें 7 में गुणा करेंगे, यानी जो अंक लिखेंगे ना उसका गुणा करेंगे। तो 7 49 के 9 हासिल के 4, 7 8 56 और 4 60, तो वो ज्यादा हो गया है ना। तो क्या करेंगे? अच्छा यहाँ कौन सा अंक निकाले, इसके लिए थोड़ी सी ट्रिक है ना, उसको ध्यान रख सकते हैं कि 8 का हम भाग लगाते हैं 38 में, तो 8 से 32 आता है, यानी 4, है ना, तो 8 बाई 40 हो गया। तो 4 यहाँ आ सकता है, जरूर नहीं आ जाएगा, लेकिन एक अनुमान निकल जाएगा। 4 लिखा, अब 4 का हमने गुणा कर दिया, 16 के 6 हासिल का 1, 32 और 33, बिल्कुल सही, इसके करीब आ रहा है। कि 5 लिखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 4 सही हो सकता है। तो हमने क्या किया? 4 यहाँ लिखा, 4 यहाँ लिखा, है ना। अब 84 में 4 गुणा किया, कितना आ गया? 336, ठीक है ना, ये आ गया 336। इसको माइनस कर देंगे, 9 में से 6 घटाएंगे 3 बचेगा, 8 में से 3 घटाएंगे 5 बचेगा, 3 में से 3 घटाएंगे 0, 4 लिखा, 4 जोड़ दिया, ये हो गया 88, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि इसका हमने निकाला वर्गमूल, ये संख्या बच गई।
यह पूछा क्या घटाना है, तो जो शेष बचेगा ना वो हम घटा देंगे, इसमें से, इस संख्या में से, यानी 1989 में से, है ना, हमने कितना घटाया, 53। ठीक है, तो अब जो संख्या आती है वह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो यहाँ आंसर क्या जाती है, ये ना, अब यहाँ पर घटाते हैं तो कितना आएगा, 9 में से 3 घटाए 6, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, 9 के 9, यानी ये संख्या आपकी हो जाएगी पूर्ण वर्ग, है ना। तो यहाँ पर शेष बचा हुआ है, ये हमको घटाना है ना। तो शेष कितना है, 53 है, तो हमारा आंसर जाएगा कि वह संख्या, है ना, 53 है, ठीक है, जिसे घटाने पर, है ना, वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, ये चाहे तो लिखे आप, न लिखे तो भी चलेगा, तो ये आंसर क्या जाएगा, 53, ध्यान रखिएगा, है ना। और ये भी आवश्यक नहीं है आपको समझने के लिए, ठीक है, तो ऐसा हम कर सकते हैं, यहाँ जो शेष आया है डायरेक्ट तो लिख सकते हैं कि उत्तर कितना आ गया आपका, 53 आ गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 26, यदि x माइनस 1/x बराबर 4, तो उपयुक्त सर्वसमीकरण का प्रयोग करते हुए x वर्ग धन 1/x वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर हमें दिया हुआ है x माइनस 1/x बराबर 4। अब क्या करेंगे हम कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, है ना, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इस प्रकार से हो जाएगा x माइनस 1/x का होल वर्ग बराबर 4 का वर्ग। ठीक, अब इसे आगे हल करने के लिए हमें एक सर्व समीकरण की आवश्यकता होगी, a ऋण b का होल वर्ग बराबर a वर्ग माइनस 2ab धन b वर्ग। ठीक है ना, अब इस सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए हम आगे इसे हल करेंगे। a यानी क्या हो गया, x, ये हो गया x वर्ग ऋण 2ab, a यानी x, b यानी 1/x, ये आ गया। फिर धन b वर्ग, b यानी 1/x है, 1/x लिख दिया, इसका हो जाएगा होल वर्ग बराबर 4 का वर्ग होता है 16। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर x से x कैंसिल हो रहा है ना, तो अगली स्टेप हो जाएगी x वर्ग ऋण 2 धन 1/x का वर्ग क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 बटे x का वर्ग हो जाएगा x वर्ग बराबर 16। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये समान पद है ना, उन समान पदों को हम एक पक्ष में ले जाएंगे पक्षांतर के द्वारा। तो यहां पर देखिए ऋण 2 का पक्षांतर करेंगे तो बचेगा यहां पर x वर्ग धन 1/x वर्ग बराबर 16, ऋण 2 का पक्षांतर करने पर हो जाता है धन 2, है ना, तो यहां पर जाएगा x वर्ग धन 1/x वर्ग बराबर 16 और 2 18, ये हमारा आंसर आ गया, है ना। x वर्ग धन 1/x वर्ग का मान हो जाएगा कितना, 18 जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।